year at the same level as last year with 5% growth. वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने गैर मुक़ीम हिंदुस्तानियों को यकीन दिलाया कि हुकूमत ने मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाने के लिए कई इस्लाही इक़दाम किए हैं, जिनके नताइज अगले कुछ महीनों में सामने आ जाएंगे। I wish to assure you that there is no reason to despair about our present or worry about our future. Indeed, as I have said earlier, we are heading into better times ahead, and I would urge you to remain engaged in the future of this country with confidence and optimism. I am confident you will see the evidence clearly in the next few months. वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक यूपीए हुकूमत के जरिए मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल को बेहतर बनाने का मकसद सियासी मफाद हासिल करना नहीं, बल्कि मुल्क की मैशियत और समाजी ढांचे को मुस्तहकम बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। उत्तर प्रदेश का एक वफ्द आज सुबह तड़के सखाफती दौरे पर बैरून मुमालिक के लिए रवाना हो गया है। ये वफ्द यूपी के वजीर आजम खान की क़यादत में रवाना हुआ। इस वफ्द में यूपी के वजीर राजा भैया, ओम प्रकाश सिंह और अंबिका चौधरी वगैरह शामिल हैं। बताया जाता है कि ये वफ्द 5 ममालिक का दौरा करेगा। यूपी के इस वफ्द के दौरे की मुख्तलिफ सतह पर मुखालिफत की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन एक तरफ कैंपों में कसमपुर्सी की हालत में अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, वहीं यूपी के वुज़रा सैर सपाटे कर रहे हैं। और कांग्रेस समेत दीगर सियासी जमातों ने यूपी के वफ्द के गैर मुल्की दौरे की सख्त मजम्मत की है। दौरे की मुखालिफत करने वाली तमाम पार्टियों का कहना है कि ये वक्त यूपी के वजीरों के सैर सपाटे का हरगिज नहीं। इस वक्त यूपी हुकूमत को मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन के हालात पर तवज्जो देने की जरूरत है। मैं विदेश यात्रा के विरोध में नहीं हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिस समय प्रदेश में संकट हो, उस संकट के समय आप विदेश में यात्रा करें। इसलिए अगर विदेश में जाकर वे वहां से कुछ अच्छी चीजें सीख कर आना चाहते हैं, उसमें मैं उसके पक्ष में हूं। सर, ऐसे ही सर, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि अब हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका कॉन्शियस कैसे उनको गवारा करता है। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। ये लोग जो कहते हैं, जनता कहती है कि नेता जो है ये अपने कमाई के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, जनता की नहीं लड़ते। इन्हीं बातों से ये बात साबित होती है कि जितने पॉलिटिशियंस हैं, हम पे जो इल्जाम लगता है वो सही इल्जाम लगता है, इसलिए कि हमारे दिलों में जनता के लिए जरा भी कोई भी मोहब्बत नहीं है, न फिक्र है। हम सिर्फ अपनी कमाई और अपनी ऐश के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार है जो दंगों में जो लोग मारे गए उनके जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय, जो लोग पीड़ित हुए उनके जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय उस पर नमक छिड़कने का काम, और नमक ही नहीं बल्कि मिर्च छिड़कने का काम कर रहे हैं। और बेशर्मी की तो पराकाष्ठा तब हो जाती है कि जब एक तरफ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, दूसरी तरफ एक जगह पर जो है उत्सव मनाया जा रहा है, तीसरी तरफ स्टडी टूर किया जा रहा है। किस चीज की स्टडी करना चाहते हैं? देखिए, लाखों नहीं वो करोड़ पहुंचा देंगे, लेकिन इससे क्या मतलब है। मौका मिला है तो अपना घूम रहे हैं। जनता से कोई मतलब सरोकार हो तब ना। ये तो जले पर नमक छिड़कने के बराबर है जहां लोग मर रहे हों। ये किसी भी हुकूमत के लिए ये शर्मनाक, निहायत शर्मनाक बातें हैं कि उनका केयर, ठीक है आप घूमिए फिरिए, लेकिन उनका केयर लीजिए। ये आपका संवैधानिक दायित्व है, जिम्मेदारी है। नहीं तो ये तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। तो जनता तो इस सब चीज को देख रही है ना, समझ रही है, और पूरे देश की जनता समझ रही है। इन सब चीजों का जनता हिसाब किताब करेगी। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। जोड़ों का दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी, ये सब है तो नूरानी तेल भी तो है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदो। वाह से वाह, क्या बात है। ये सारे घर ईएमआई प्रूफ हैं। ईएमआई प्रूफ का मतलब ईएमआई के बाद जब घर आपका हो जाता है
तब भी घर रहेगा मजबूत नए जैसा। और घरों को EMI प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जाओ सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक की वजह से खेती के माहिरीन से फौरन बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन मसरूफ हो तो अपनी परेशानी फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और परेशानी के हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ियाँ अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कास्ट से मुतालिक परेशानियों का अपनी जबान में फौरन हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर राब्ता करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। नलगुंडा जिले के एक हॉस्टल में तालिबात की इस मतरेजी के वाकये को चंद रोज ही गुजरे हैं कि निजामाबाद जिले में ही इसी किस्म का एक और अफसोसनाक वाकया मंजर-ए-आम पर आया। जिले के गर्ल्स हॉस्टल की एक 10वीं जमात की तालिबा मां बन गई। इस वाकये के बाद लोगों में हॉस्टल्स में तालिबात के मुस्तकबिल और तहफ्फुज़ को लेकर सख्त तशवीश पाई जा रही है। दही और कबायली इलाकों से ताल्लुक रखने वाली लड़कियों को तालीम से जोड़ने के लिए हुकूमत की जानिब से गर्ल्स हॉस्टल कायम किए जाते हैं, लेकिन बाज इंसानियत सोज वाकयात के सामने आने के बाद हॉस्टलों के तय हुक्काम की लापरवाही का पर्दाफाश हो रहा है। निजामाबाद जिला के पटलम मंडल हेडक्वार्टर में वाक़ कस्तूरबा रेसिडेंशियल स्कूल में 10वीं जमात की तालिबा ने स्कूल के टॉयलेट में एक बच्चे को जन्म दिया। हैरत की बात यह है कि तालिबा को 7 माह का हमल होने के बावजूद हॉस्टल के टीचर और वार्डन बेखबर रहे। मंगल की रात तालिबा ने जच्ची के बाद बच्चे को खिड़की से बाहर फेंक दिया। लड़की ने यह सब काम नहायत खामोशी से अंजाम दिया। सुबह होने पर खिड़की के बाहर नौमौलूद बच्चे के पाए जाने के बाद हकीकत सामने आई। मकामी लोगों ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती करा दिया, लेकिन डॉक्टरों ने नौमौलूद को मुर्दा करार दिया। सर ఎవరికి అమ్మాయి 20 days బ్యాక్ వచ్చింది సార్, 20 days బ్యాక్ వచ్చింది. అందరికి మామూలుగా అమ్మాయిలాగానే బిహేవ్ చేసింది సార్, మామూలు పిల్లల్లాగానే బిహేవ్ చేసింది. తను ఎవరికి డౌట్ వచ్చేటట్టు కూడా బిహేవ్ చేయలేదు. ఈవెన్ నైట్ గానీ ఎవరు అడిగినా గానీ మెన్సెస్ వచ్చినాయని కూడా, అంటే ఇంటి దగ్గర వచ్చినాయని కూడా చెప్పింది సార్. అయితే ఆ అమ్మాయి ఇర్రెగ్యులర్, మామూలుగా ఏదో ఒకసారి 10th క్లాస్ కాబట్టి లేట్ ఉంటామమ్మా, మరి పరీక్ష పాస్ కావాలి కదా, నువ్వు ఇట్లా పోతే ఆబ్సెంట్ మంచిది కాదు అంటే వాళ్ళ నాన్నకు ఫోన్ చేశాను. ఆమె కాదు, వాళ్ళ నాన్నకు ఫోన్ చేసి మీ అమ్మాయిని తీసుకుపోయి ఇన్ని రోజులు పుండు నేను తీసుకుపోయి ఇంతవరకు పంపలేదు అని నేను ఉన్నప్పుడు చెప్తే, అయితే ఆమె ఏం చేసిందంటే, నాన్న ఏం చేసిందంటే పంపుతా సార్ ఫుడ్ తక్కువ కాలేదు అని అన్నారు. అంతట్లోకి నేను లేదమ్మా పరీక్షలప్పుడు ఖచ్చితంగా రావాలి, ఏదైనా మందులు పెట్టుకుని వచ్చేసి జైలు కానీ అని చెప్పిన తర్వాత ఆమె వచ్చేసింది. వచ్చిన తర్వాత ఇక నాకు ఆర్డర్ వచ్చి నేను వెళ్ళిపోయినా, నేను లేని ఇక్కడ జరిగింది. ఆమె మొన్ననే వచ్చింది. ఆమె కూడా पुलिस ने निर्भया कानून के तहत एक केस दर्ज कर लिया है और इस वाकये के लिए जिम्मेदार लड़की के बहनोई के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। लोग सरकारी और समाजी हॉस्टलों में तालिबात के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी इक़दामात की मांग कर रहे हैं। ईटीवी न्यूज निजामाबाद। और आइए नाज़रीन, अब नजर डालते हैं विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स पर। इक़्तिदार के गलियारों में इस किस्म की चर्चा की जा रही है कि 1 फरवरी को सबकदोश हो रहे हुकूमत हिंद के कॉमर्स सेक्रेटरी SR राव की जगह किसका तकर्रुर किया जाएगा। हालांकि ऐसी खबरें गर्म हैं कि 1978 बैच के गुजरात कैडर के IAS SR राव की मियाद में 1 फरवरी से 3 महीनों की तौसी की जा सकती है। वजीर कानून कपिल सिब्बल के खत पर हुकूमत के गलियारों में इस बात पर चर्चा की जा रही है क्या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में अगला मेंबर IAS कैडर का होगा। हालांकि अभी तक CVC में IPS अफसर ही मेंबर बनता है, लेकिन अब सिब्बल IAS या फिर जुडिशियल सर्विस के अफसर को CVC का मेंबर बनाने की तायीद कर रहे हैं। वजारत दाखिला में ज्वाइंट सेक्रेटरी लोकेश दत्त झा की डिप्यूटेशन मियाद में
1 जनवरी से 3 महीनों की तौसी की गई है। दो अतालवी मरीन्स की जानिब से दिल्ली अदालत में शख्सी हाजिरी से मुस्तस्ना करार देने की दरख्वास्त करते हुए दाखिल करदा अर्जी की एनआईए ने मुखालफत की है। दिल्ली अदालत में एनआईए की नुमाइंदगी करने वाले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि मुकदमे की चार्जशीट दाखिल न करने का बहाना बनाकर अदालत में शख्सी हाजिरी से इस्तिस्ना देने की अर्जी दाखिल करना नामुनासिब है। वाज़ेह है कि 15 फरवरी 2012 को 2 अतालवी मरीन्स के हाथों हिंदुस्तानी माहीगीरों की हलाकत का वाकया पेश आया था, जिसके बाद 19 फरवरी 2012 को उनकी गिरफ्तारी अमल में आई थी। पाकिस्तान में हिंदुस्तानी शहरी सरबजीत सिंह के कत्ल का मुकदमा शुरू हो गया है। लाहौर की एक सख्त सिक्योरिटी वाली जेल में मुकदमे की पहली सुनवाई हुई। मुबैना कातिलों के खिलाफ सुनवाई की गई। गुज़िश्ता साल अप्रैल में कोट लखपत की जेल में 2 सजा याफ्ता कैदियों ने 49 साला सरबजीत पर जानलेवा हमला किया था। सरबजीत शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे। बाद में 2 मई को उनका इंतकाल हो गया था। सरबजीत पर हमला करने वालों ने कत्ल की जांच कर रहे हुकाम के सामने मुबैना तौर पर कहा था कि क्योंकि सरबजीत ने मुबैना तौर पर लाहौर में बम हमले किए हैं, इसीलिए उन्होंने सरबजीत पर हमला किया। सरबजीत के कत्ल मुकदमे का चालान आज अदालत में पेश किया गया। जज ने अगली सुनवाई 16 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी है। और अब पेश है आज की तिरछी नजर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। बाबा रामदेव और अन्ना हजारे यदि अरविंद केजरीवाल की सफलता से पछता रहे हों तो आश्चर्य नहीं होगा। बाबा रामदेव में मौका चूकने का ख्याल बना होगा, तभी उन्होंने पिछले दिनों दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में जंगी सभा की। दरअसल 5 सालों में रामदेव हाइपर एक्टिव रहे। उन्होंने ही पहली बार अन्ना हजारे को दिल्ली बुलाया। उनके मंच पर केजरीवाल और अन्ना हजारे दोनों थे। तब भी रामदेव का ख्याल पार्टी बनाने का था, लेकिन केजरीवाल होशियार निकले। उन्होंने अन्ना हजारे और रामदेव दोनों के मंच से अपने को लॉन्च किया। जुनून, जिद और 2 टूक लक्ष्य में केजरीवाल ने पार्टी बना डाली और वे हिट हुए। मतलब अन्ना हजारे और बाबा रामदेव गुड़ रह गए और केजरीवाल शक्कर हुए। सो बाबा रामदेव मौका चूकने की छटपटाहट में दिखलाई दे रहे हैं। ऐसी छटपटाहट में सिविल सोसाइटी और एनजीओ की कई और हस्तियां भी है। स्वदेशी, स्वराज, पर्यावरण आदि के नाम पर बने संगठन
और एनजीओ में कईयों की भीड़ बाबा रामदेव और अन्ना हजारे को राजनीति में लाना चाह रही है। इनमें सर्वाधिक समर्थ रामदेव है। अपना मानना है कि नरेंद्र मोदी के समर्थन के अलावा रामदेव कुछ और भी सोच रहे हैं। चुनाव में सीधा ऐसा कमाल दिखाना चाहते हैं जिससे केजरीवाल एंड पार्टी की दुकान उठे। क्या ऐसा मुमकिन है? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। कांग्रेस पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश के तशहीर में प्रियंका गांधी को उतारेगी। उत्तर प्रदेश में आपकी तैयारियों और कांग्रेस के सफाई की फिक्र में प्रियंका को आगे करने का मंसूबा बना है। कांग्रेस को खानदान के असर वाली 3 सीटों पर सबसे ज्यादा फिक्र है। राहुल गांधी की अमेठी सीट पर आपने कुमार विश्वास को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है और बीजेपी की जानिब से राजा संजय सिंह के लड़ने पर बहस चल रही है, जो अभी सुल्तानपुर से कांग्रेसी रुकने पार्लियामेंट हैं। ऐसे में राहुल के लिए बड़ा चैलेंज हो सकता है। ऐसे ही सोनिया गांधी की सीट रायबरेली के लिए भी अरविंद केजरीवाल किसी दमदार खातून उम्मीदवार की तलाश कर रहे हैं, जबकि बीजेपी की जानिब से साबिक फौजी सरबराह जनरल वीके सिंह के लड़ने पर गौर किया जा रहा है। तीसरी सीट सुल्तानपुर की है, जहां से आपकी जानिब से संजय सिंह के लड़ने की खबरें हैं। संजय सिंह आपकी कौमी मजलिस आमला में शामिल हैं और केजरीवाल ने उनको पूरे मुल्क में लोकसभा इलेक्शन के राब्ते की जिम्मेदारी भी सौंप रखी है। बीजेपी की जानिब से वरुण गांधी सुल्तानपुर से इलेक्शन लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी ने शहजोर अतीक अहमद को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये तीनों सीटें कांग्रेस के पहले खानदान के लिए वकार की सीटें हैं। इनके अलावा भी उत्तर प्रदेश की अपनी जीती 22 में से ज्यादातर सीटों को बचाने का दबाव है। ये भी बहस है कि यूपी शायद इस बार प्रियंका संभाले। भारतीय जनता पार्टी अपने को कुल हिंद सतह पर बनाने के लिए जुनूब की रियासतों में अपनी सियासी बिसात बिछा रही है। कर्नाटक को छोड़कर बीजेपी कभी भी जुनूब की रियासत में ताकत नहीं बन सकी है। हालांकि 1984 के इलेक्शन में जब बीजेपी के सिर्फ 2 मेंबरान पार्लियामेंट जीते थे, उस वक्त भी उनका एक रुकने पार्लियामेंट आंध्र प्रदेश से जीता था। पार्टी ने वेंकैया नायडू से लेकर जना कृष्णा मूर्ति और बंगारू लक्ष्मण जैसे 3 कौमी सुदूर जुनूब की रियासतों से बनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चुनांचा इस बार पार्टी जुनूब की 4 रियासतों में हलीफ तलाश कर सियासी बिसात बिछा रही है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी की टीडीपी रहनुमा चंद्रबाबू नायडू से तालमेल की बातचीत चल रही है। दिलचस्प हकीकत यह है कि वाईएसआर कांग्रेस के रहनुमा जगन मोहन रेड्डी भी बीजेपी के राब्ते में है और कुछ रहनुमाओं का मानना है कि तेलंगाना हामी रुख की वजह से टीआरएस रहनुमा के चंद्रशेखर राव से भी बातचीत हो सकती है। इसी तरह बीजेपी ने तमिलनाडु में जयललिता के इनकार के बाद शिकस्त नहीं मानी है। पार्टी ने 2 छोटी पार्टियों पीएमके और एमडीएमके के साथ हाथ मिलाने की तैयारी की है। रामदास बाप बेटे और वाइको दोनों का तालमेल बीजेपी से होगा। कर्नाटक में साबिक वजीर आला बीएस येदियुरप्पा की वापसी कर बीजेपी ने अपनी पोजीशन को बेहतर किया है। केरल में नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद जिस तरह का माहौल बना था, उसे कैश कराने के लिए वहां की समाजी तंजीमों से बीजेपी और संघ के लिए जान बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी 6 महीने में ही एक बार फिर पार्टी में बड़ा रद्दोबदल करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि निस्फ दर्जन जनरल सेक्रेटरीज तब्दील किए जाएंगे। लोकसभा इलेक्शन लड़ने वाले तमाम जनरल सेक्रेटरीज को उनकी जिम्मेदारियों से आजाद किया जाएगा। अजय माकर उसकी एक मिसाल बन सकते हैं, क्योंकि उनको दिल्ली से रहकर ही मीडिया इंचार्ज संभालना है और दिल्ली में ही इलेक्शन लड़ना है। लेकिन उनके अलावा दिग्विजय सिंह, डॉक्टर शकील अहमद, मुकुल वासनिक, गुरदास कामत वगैरह पार्टी की जिम्मेदारियां छोड़कर इलेक्शन लड़ने जा सकते हैं। इसी तरह कांग्रेस के कई तर्जुमान भी चाहते हैं कि उनको मीडिया ब्रीफिंग से छुट्टी मिले तो वो इलेक्शन लड़ने जाएं। पीसी चाको, भक्त चरणदास, प्रिया दत्त वगैरह इलेक्शन लड़ने जाएंगे। मेंबरान पार्लियामेंट और तर्जुमानों में संदीप दीक्षित एक मिसाल बन सकते हैं, क्योंकि उनको दिल्ली से इलेक्शन लड़ना है। अगर इतने तमाम जनरल सेक्रेटरीज, कुछ सेक्रेटरीज और तर्जुमान पार्टी की जिम्मेदारियों से हटाकर इलेक्शन लड़ने के लिए भेजे जाते हैं, तो उनकी जगह नई जिम्मेदारियां अदा करने के लिए लोग शामिल किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट जनरल सेक्रेटरी जनार्दन द्विवेदी, बीके हरिप्रसाद, अंबिका सोनी वगैरह की जिम्मेदारियां बढ़ाई जा सकती हैं। राज्यसभा के कुछ और मेंबरान पार्लियामेंट को पार्टी में शामिल किया जाएगा। इस लिहाज से जयराम रमेश, गुलाम नबी आजाद, राजीव शुक्ला वगैरह लीड जान के नाम पर गौर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 साबिक रियासती सुदूर के नाम पर भी गौर चल रहा है और राहुल गांधी की कोर टीम के रुकन मोहन गोपाल को भी जनरल सेक्रेटरी बनाए जाने की खबरें हैं। अब आज की ताजा सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे।
कश्मीर में फौज की तैनाती के लिए रेफरेंडम कराने के प्रशांत भूषण के बयान की मुखालफत करने के लिए आज कुछ लोगों ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर हमला किया। गाजियाबाद के कौशाम्बी में वजीर आला अरविंद केजरीवाल की रिहाइशगाह से कुछ ही दूर के फासले पर बने पार्टी दफ्तर पर आज सुबह कुछ लोगों ने हमला कर दिया। उन्होंने हिंदू रक्षा दल का बैनर लगा रखा था। हमलावरों ने कहा कि वो प्रशांत भूषण के बयान की मुखालफत कर रहे हैं। उन्होंने आपके दफ्तर पत्थर फेंके और लाठियों से शीशे तोड़ दिए। इस सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमले के बाद प्रशांत भूषण ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी के लोगों ने हमला किया है। उन्होंने कहा कि पहले भी इसी ग्रुप के लोगों ने उनके दफ्तर में उनके ऊपर हमला किया था। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले जब प्रशांत भूषण ने कश्मीर में रेफरेंडम की बात कही थी, तब तेजिंदर बग्गा नाम के एक आदमी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने चैम्बर में जाकर उनकी पिटाई कर दी थी। प्रशांत भूषण ने आज कहा कि बग्गा बीजेपी का आदमी है। हालांकि प्रशांत भूषण ने तनाज़ात के बाद कश्मीर के बारे में दिया गया अपना बयान वापस ले लिया था। दिल्ली के वजीर आला और आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर सिक्योरिटी लेने से साफ इनकार कर दिया है। उनकी पार्टी के दफ्तर में हुए हमले के बाद उनके तहफ्फुज़ को बढ़ाए जाने की तजवीज पर गौर किया जा रहा था, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो और उनकी हुकूमत के वज़रा या उनकी पार्टी के दिगर असम्बली अरकान अपने पुराने अज़्म पर कायम हैं और वो तहफ्फुज़ नहीं लेंगे। केजरीवाल ने कहा कि तशद्दुद और तोड़ फोड़ किसी मसले का हल नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बयान पर खुद प्रशांत भूषण ने वजाहत कर दी थी। जिस वक्त आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर हमला हुआ उस वक्त वो वहां सिर्फ मामूली से सिक्योरिटी जवान तैनात थे। सभी सियासी जमातों ने आपके दफ्तर पर हुए हमले की मजम्मत की है। इस बीच केजरीवाल ने असम्बली के पहले इजलास के इख्तिताम के मौके पर कहा कि उनकी हुकूमत के वज़रा और असम्बली अरकान में तजर्बा और दूरअंदेशी की कमी हो सकती है, लेकिन उनकी मंशा साफ है। वजीर आजम मनमोहन सिंह ने मुल्क की मईशत को लेकर उठ रही फिक्र का जवाब दिया है। गैर मुकीम हिंदुस्तानियों के इजलास में उन्होंने दुनिया भर से आए गैर मुकीम हिंदुस्तानियों को खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान एक बेहतर मुस्तकबिल की जानिब गामजन है। उन्होंने कहा कि मुल्क की मौजूदा हालत और इसके मुस्तकबिल को लेकर मायूस या खदशात में मुब्तला होने की कोई वजह नहीं है। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क की मईशत की बुनियाद बहुत मजबूत है। मनमोहन सिंह ने गुज़िश्ता हफ्ते की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हिंदुस्तान में सियासी तनाज़ात की वजह से मसाइल को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। उस दिन उन्होंने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा था कि तारीख उनके तय मौजूदा अपोजिशन के मुकाबले ज्यादा मुतदिल रहेगा। गैर मुकीम हिंदुस्तानियों के इजलास का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करते हुए वजीर आज़म ने कहा कि 2004 में उनके कामकाज संभालने के बाद से मुल्क की इक्तिसादी शरह तरक्की औसतन 7.9% रही है। उन्होंने कहा कि इस साल के आखिर तक भी मुल्क की मईशत 5% की रफ्तार से बढ़ेगी। मरकजी हुकूमत फरवरी के दूसरे हफ्ते में पार्लियामेंट का इजलास बुलाएगी। ये सरमाई इजलास का तौसीई मरहला होगा जो 15 दिन तक चलेगा, जिसमें 10 दिन पार्लियामेंट की मीटिंग्स होंगी। ये मौजूदा लोकसभा का आखिरी इजलास होगा। पार्लियामानी उमूर के वजीर कमलनाथ ने गैर मुकीम हिंदुस्तानियों के इजलास के इफ्तिताही तकरीब से अलग सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत फरवरी के वस्त में पार्लियामेंट का इजलास बुलाएगी। उन्होंने कहा कि इस इजलास में हुकूमत मालियात से मुताल्लिक काम को निपटाएगी ताकि अगले 6 महीने तक हुकूमत चलाने के खर्च की मंजूरी ली जाए। उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि हुकूमत बदउनवानी रोकने के लिए पेश किए गए 6 बिलों को पास कराने की कोशिश करेगी। गौरतलब है कि कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने इन बिलों को पास कराकर बदउनवानी के खिलाफ एक ढांचा बनाए जाने की बात कही थी। हालांकि कमलनाथ ने इस बात से इनकार कर दिया कि इंतखाबी फायदे के लिए हुकूमत इन बिलों को पास कराने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने अपने इंतखाबी हल्के अमेठी का दौरा बढ़ा दिया है। वो 10 जनवरी को अपने इंतखाबी हल्के के दौरे पर 1 दिन के लिए जाने वाले थे, लेकिन अब वो वहाँ 2 दिन रुकेंगे। इस दौरान वो भारतीय स्टेट बैंक की 9 ब्रांचेस का इफ्तिताह करेंगे और वहाँ के रामलीला मैदान में एक अवामी जलसे को भी खिताब करेंगे। पहले दिन वो रेल नीर यूनिट और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भी इफ्तिताह करेंगे और रात में संजय गांधी अस्पताल के गेस्ट हाउस में कयाम करेंगे। अगले दिन वो लोकसभा इलेक्शन की हिकमत अमली पर पार्टी कारकुनान के साथ मीटिंग करेंगे। बताया जा रहा है कि उनके दौरे के दूसरे दिन उनकी बहन प्रियंका गांधी भी उनके हमराह रह सकती हैं। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होंगी। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है।
दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें वे घटनाएं दबी हुई होती है। इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से अब पेश है राजकाज की कुछ बातें। कांग्रेस पार्टी में इन दिनों कई किस्म के इंतखाबी हिकमत अमली पर गौर चल रहा है। बताया जा रहा है कि पार्टी के कुछ लीडरान का कहना है कि कांग्रेस को अपना हमला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर सेंट्रलाइज कर देना चाहिए। उसे बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी समेत किसी भी दूसरी इलाकाई पार्टी पर तनकीद नहीं करना चाहिए। कांग्रेस के कुछ लीडरान का मानना है कि बीजेपी पर हमला करने से कांग्रेस का ये मकसद पूरा होगा कि बराह रास्त मुकाबला उसके और बीजेपी के दरमियान रहेगी। दूसरे इलाकाई पार्टियों के साथ सद्भाव बना रहेगा जो इलेक्शन के बाद काम आएगा। जराए का कहना है कि कांग्रेस ने ये हिकमत अमली इसी सोच के साथ तैयार की है कि ज्यादातर इलाकाई पार्टियां अपने आप बीजेपी और उसके वजारत उस्मा के दावेदार नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को उन इलाकाई पार्टियों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। गुजरात में खातून की जासूसी कराए जाने के मामले में कांग्रेस पार्टी को बड़ी उम्मीदें हैं। बीजेपी के वजारत उस्मा के दावेदार नरेंद्र मोदी को उलझाने वाला ये वाहिद मसला कांग्रेसी लीडरान को दिख रहा है। तभी मरकजी हुकूमत ने आनन फानन में इसकी जांच के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया, लेकिन अभी तक ये कमेटी नहीं बन सकी है। बताया जा रहा है कि अदालत उस्मा के एक सुबुकदोश जज ने पहले कमेटी की जिम्मेदारी संभालने के लिए हामी भरी थी, लेकिन बाद में वो पीछे हट गए। अब नए जज की तलाश हो रही है। ये कमेटी बनने और काम शुरू करने के 3 महीने के बाद अपनी रिपोर्ट देगी। तब तक इलेक्शन शुरू हो चुके रहेंगे। फिर उस वक्त इस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसमें एक दूसरा पेश ये भी है कि कमेटी बनने के बाद बीजेपी इसे अदालत में चैलेंज करेगी तो वहाँ एक कानूनी लड़ाई अलग चलेगी। रामदेव और अन्ना हजारे दोनों की जनमानस पर छाप गहरी है। पिछले 4 सालों में इन्होंने जो मेहनत की, जो आंदोलन किया, उसे कम नहीं आंका जा सकता। लेकिन आज इन दोनों की आभा अरविंद केजरीवाल के आगे फीकी है। इसलिए ये आगे ऐसा कुछ निश्चित ही करेंगे जिससे ये फिर वापस छाए। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। बदनवानी के खिलाफ 3 साल पहले फरवरी 2011 में दिल्ली के जंतर मंतर पर एक तहरीक का आगाज किया गया था। अन्ना हजारे पहली बार तहरीक करने दिल्ली आए थे। उन्होंने वजीर आजम मनमोहन सिंह को खत लिखकर अप्रैल तक जन लोकपाल नाफिज करने की एक मियाद मुकर्रर की थी। तब ये तहरीक इतनी छोटी थी कि वजीर आजम ने इस पर तवज्जो देना भी जरूरी नहीं समझा था। फिर अन्ना हजारे दिल्ली में जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे और बाबा रामदेव ने इस अनशन को हिट करवाया। उसी वक्त पहली बार दिल्ली और मुल्क के आम आवाम ने अरविंद केजरीवाल को देखा था। अन्ना की तहरीक की कामयाबी के बाद बाबा रामदेव ने भी रामलीला मैदान में अनशन किया और हुकूमत की जुल्म ज्यादती को बर्दाश्त किया। तब से उनके दिमाग में एक सियासी पार्टी बनाने का मंसूबा घूम रहा था।
अन्ना अगर अनशन के जरिए पॉलिसियों को बदलने के हामी थे तो बाबा रामदेव पार्टी बनाकर सिस्टम का हिस्सा बनने और तब सिस्टम को बदलने की बात करते थे। उस वक्त केजरीवाल इन दोनों तरह के नजरियात के बीच में कहीं भी नहीं थे। ताहम उनके सामने भी हांगकांग और दुनिया के दूसरे कई ममालिक के मॉडल घूम रहे थे, जहां बदनवानी मुखालिफ तहरीक सियासी तौर से कामयाब हुई थी। हालांकि केजरीवाल ने 2012 के अगस्त तक पार्टी बनाने के अपने इरादे का खुलासा नहीं किया था। वो अन्ना और बाबा रामदेव के स्टेज से अपनी लॉन्चिंग के लिए सही वक्त का इंतजार करते